हेलो एंड वेलकम बैक टू एसआरटी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कोरियन ड्रामा वूरी द वर्जिन। ये कहानी है एक वर्जिन लड़की की जो प्रेग्नेंट हो जाती है और इस प्रेगनेंसी का उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है हम इस कहानी में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का सफ़र। सीरीज़ की स्टार्टिंग हमारी लीड कैरेक्टर वूरी नाम की लड़की से होती है जो चर्च में जाकर कसम खाती है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो वर्जिन रहेगी। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक वूरी वर्जिन ही रहती है। उसकी सारी फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक बनाती हैं कि उसने शादी से पहले वर्जिन रहने का वादा किया है, जिसकी वजह से कोई लड़का उसके करीब नहीं आता। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वूरी बताती है हाँ, इतनी देर में उसका बॉयफ्रेंड ली उसे लेने के लिए आता है। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर सारी फ्रेंड्स हैरान हो जाती हैं कि कितना हैंडसम है। ली एक पुलिस ऑफिसर है और वो दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, बट कभी फिजिकल नहीं हुए ताकि वूरी अपने प्रॉमिस को रख सके। वूरी एक शादी में जाती है जहां ब्राइड बुके फेंकती है जो वूरी कैच करती है। इस रिचुअल की मान्यता होती है कि जो उस बुके को कैच करेगा उसकी शादी 6 महीने के अंदर हो जाएगी। एक बार वूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि स्कूल में बहुत सारे लड़के उसके पीछे थे, बट उसकी वर्जिन रहने की प्रॉमिस की वजह से सब उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ चले गए। रात में जब वूरी अपने घर लौटती है, उसे घर के बाहर एक गाड़ी में कपल इंटीमेट होते हुए दिखते हैं। पास जाकर पता चलता है कि वो उसकी मॉम है जो सिंगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए किसी प्रोड्यूसर के साथ थी। वूरी की मॉम का ड्रीम था सिंगर बनने का, बट सिंगल मदर होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिलता था। इस प्रोड्यूसर से मिलने के बाद उन्हें अपने ड्रीम्स पूरे होने के चांसेस नज़र आए, जिसकी वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे एक और लीड कैरेक्टर की तरफ, रफेल, जो कि डायमंड कॉस्मेटिक के सीईओ हैं। साथ ही वो बहुत ही बिंदास इंसान होता है जो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता है। रफेल को स्टमक कैंसर था, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने कैंसर ट्रीटमेंट से पहले अपना स्पर्म फ्रीज करा दिया था। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके पास फादर बनने का एक ही चांस था और उसको नहीं लगता था कि उसकी वाइफ एक अच्छी मदर बन सकती है। इसके बाद रफेल की वाइफ उस हॉस्पिटल में जाती है जहां रफेल ने अपना स्पर्म फ्रीज कराया था। वो वहां स्पर्म को अपने अंदर इंजेक्ट करवाने के लिए जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो रफेल उसको डिवोर्स नहीं देगा। वूरी भी सेम हॉस्पिटल में यूरिन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आई होती है, जहां डॉक्टर गलती से स्पर्म वूरी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जो वूरी को पता नहीं चलता। जब वूरी हॉस्पिटल से घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम बहुत परेशान है, क्योंकि जिस प्रोड्यूसर ने उन्हें सिंगर बनाने का प्रॉमिस किया था वो उनके नाम पर बहुत सारा लोन लेकर भाग गया है। वूरी सारी बातें ली से शेयर करती है। ली वूरी को समझाता है कि वो परेशान ना हो, वो अपनी टीम को इस काम पर लगा देगा। अगले दिन एक इवेंट होता है जो रफेल मैनेज कर रहा होता है, और इस इवेंट का होस्ट सेम प्रोड्यूसर होता है जिसने वूरी की मॉम को चीट किया था। वूरी वहां पहुंचती है, तभी ली भी अपनी टीम के साथ उस प्रोड्यूसर को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। रफेल ली को प्रोड्यूसर को सबके सामने अरेस्ट ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसी दौरान वूरी बेहोश हो जाती है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि वूरी प्रेग्नेंट है। इस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ, उसने गलती से किसी और का स्पर्म वूरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये सुनकर वूरी की मॉम गुस्सा हो जाती हैं और डॉक्टर पर चिल्लाने लगती हैं। दूसरी तरफ ली वूरी को प्रपोज करता है, जहाँ वूरी उसे बताती है कि डॉक्टर की गलती की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर ली उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पहले अबॉर्शन करा लो, फिर हम शादी कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम रफेल की वाइफ को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वो रफेल के बच्चे की मां नहीं बन सकती। रफेल के साथ रहने का ये उसके पास आखिरी मौका था जिसे उसने गंवा दिया। रफेल की वाइफ डॉक्टर से बोलती है कि वो वूरी को अबॉर्शन के लिए मना कर दे। फिर वो वूरी के पास जाती है और उससे इमोशनल होकर बोलती है कि हमारे पास बेबी होने का ये लास्ट चांस है, प्लीज़ तुम इसका अबॉर्शन ना कराओ। इस पर वूरी कहती है कि
फिर मेरी लाइफ का क्या होगा? राफेल की वाइफ उसको अबॉर्शन ना कराने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसके बाद वूरी वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राफेल भी वूरी से मिलने के लिए जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा फादर बनने का ये लास्ट चांस है, बट मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए तुम अबॉर्शन करा सकती हो। वूरी की मॉम और ग्रैंडमदर चाहती थी कि वूरी अबॉर्शन करा ले क्योंकि बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है, बट वूरी बोलती है कि वो बच्चा भी पाल लेगी और जॉब भी कर लेगी, बट अबॉर्शन कराने की हिम्मत उसमें नहीं है। वूरी बेबी को लेकर बहुत इमोशनल होती है और वो अबॉर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वूरी की मॉम अपने एक्स से मिलती हैं जो कि वूरी के बायोलॉजिकल फादर हैं। वहाँ हम उन्हें बात करते हुए देखते हैं, जो बोलते हैं कि इतने साल तक तुम कहाँ थी? तुमने तो बोला था कि तुम बच्चे को अबॉर्ट करा दोगी और मेरे से कभी नहीं मिलोगी। जिस पर वो बताती हैं कि उन्होंने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाया था। सीन अब शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हम सबको वूरी के अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पहले से ही राफेल की वाइफ और उसके फादर होते हैं, जो वूरी को अबॉर्शन ना कराने के लिए कन्विंस करते हैं और उसे $20 मिलियन देने को भी ऑफ़र करते हैं। वूरी के घर वाले नहीं मानते, जिस पर उनकी आपस में बहस होने लगती है। फिर डॉक्टर वूरी को अबॉर्शन के लिए रूम में ले जाती है, जहाँ वूरी अबॉर्शन के लिए मना कर देती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आपने भी तो अबॉर्शन नहीं करवाया और अकेले मुझे इस दुनिया में लेकर आई और अकेले ही मुझे पाला, तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रही हो बच्चे को इस दुनिया में लाने से? मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। अपना डिसीज़न वो ली को भी शेयर करती है, जिस पर वो उसको सपोर्ट करता है। वूरी बिना किसी लालच के बेबी को रखने का सोच लेती है और बोलती है कि ये बेबी वो राफेल और उसकी वाइफ को देगी क्योंकि पेरेंट्स बनने का उनके पास ये लास्ट चांस है। वूरी फिर नेट पर राफेल के बारे में सर्च करती है तो उसे उसके बारे में सब कुछ नेगेटिव पता चलता है। उसके बाद वूरी ली को बताती है कि मुझे राफेल ठीक नहीं लगता, मैं सोच रही हूँ कि बेबी को अपने पास रखूँ। इस पे ली बोलता है कि तुम्हें एक बार फिर से राफेल से मिल लेना चाहिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहिए। फिर वूरी राफेल से मिलने जाती है, जहां वो बताती है कि मैंने आपके बारे में सर्च किया था तो सब कुछ नेगेटिव मिला। इस पर राफेल बताता है कि हाँ वो ऐसा ही था, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और कैजुअल इंसान, बट उसकी मदर की डेथ हो गई स्टमक कैंसर की वजह से और फिर उसको भी स्टमक कैंसर हो गया। इन इंसिडेंट्स ने उसको बदल दिया और अब वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है और CEO भी। ये सुनकर वूरी को थोड़ा सुकून मिलता है और उन दोनों को याद आता है कि ये लोग पास्ट में भी मिल चुके हैं और उनके बीच किस भी हुआ था। वूरी को याद आता है कि राफेल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, पर जब वो वहाँ पहुँची तो वो किसी और लड़की के साथ था। फिर वो ये सब इग्नोर करती है कि ये पास्ट की बातें हैं और अब वो बदल चुका है, अब वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। आगे की कहानी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।